ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे अब। हमारा जो 4th यूनिट है और उसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम है इसका। ये हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है ना। तो ये जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये तब यूज होता था जब सॉफ्टवेयर वगैरह का इजाद नहीं हुआ था। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर का इजाद, अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि उसमें आप जो है बीम का जो है ये सब सारा इसे पूछेगा, पहला स्पैन जो कितना स्पैन है, तो आप डाल दो कि 2 स्पैन है। तो पहले स्पैन का नाम ए बी वो पुट मांगेगा, तो आप डाल दीजिए ए बी। दूसरे स्पैन का नाम बी सी डाल दो। फिर पूछेगा कि ए क्या है, फिक्स है तो फिक्स डाल दो। बी क्या है, सी क्या है, लेंथ क्या है, वो पूछता है। सब फिल करते हुए चले जाओ सारा इन्फॉर्मेशन, तो वो अपने आप कैलकुलेट करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि एम ए कितना आएगा, एम बी कितना आएगा, एम सी कितना आएगा, ये सब दे देता है। आज की डेट में जो अवेलेबल है, ये सब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सब हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं कि होता क्या है। बाकी ये कैलकुलेशन जो है, आप सॉफ्टवेयर का जो आता है सबका स्ट्रक्चर एनालिसिस का, जो लोग ये करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर फील्ड में जॉब कर रहे हैं जो लोग डिजाइनिंग में, तो उसमें उन लोगों के पास सॉफ्टवेयर है, सारा वैल्यू डालता है, वो लोग तुरंत एम एम बी सब कुछ आ जाता है, डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो निकालना है हर पॉइंट का। ठीक है, तो ये जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ये थोड़ा आउटडेटेड है, और ये तब होता था जब हाथ से कलम कॉपी से जो है कैलकुलेट करके मोमेंट निकाला जाता था, तब ये सबसे ज़्यादा फेमस था। तब जो क्लैपेरॉन इक्वेशन उतना फेमस नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इसका नाम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्यों है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ये कंटिन्यूअस बीम के लिए ही है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है कंटिन्यूअस बीम के लिए। समझो कि कंटिन्यूअस बीम पीछे शुरू किए थे हम लोग, आगे इस यूनिट में भी हम लोग कंटिन्यूअस बीम ही पढ़ेंगे, और वो जो है क्लैपेरॉन मेथड से नहीं पढ़ के, क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट से ना पढ़ के मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारा कोई कंटिन्यूअस बीम है इस टाइप का। ठीक है, और ये जो है हम लोग का मतलब 2 स्पैन वाला है, और इसमें 3 मोमेंट्स होंगे एम में। ये मान लो कि ए और ये बी और ये सी इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट होगा एम ए, यहाँ पे एम बी और यहाँ पे एम सी। ठीक है, तो ये सब एम ए, एम बी, एम बी, एम सी ये सब जो है निगेटिव मोमेंट है, म्यू डैश डायग्राम के लिए बनेगा। और यहाँ पे कुछ लोडिंग होगा, उसकी वजह से म्यू डायग्राम बनेगा। ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो एम ए, एम बी और एम सी निकालने के लिए हम लोग के पास पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन था, उसको लगा के हम लोग निकाल लेते थे। इसमें जो है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये एकदम कंटिन्यूअस बीम के बेसिक में ये लोग जाते हैं। ये बोलते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है, ये 2 फिक्स बीम का समेशन है जो दिख रहा है। एक फिक्स बीम ये ए से लेके बी तक, और दूसरा फिक्स बीम है बी से लेके सी तक। इन दोनों फिक्स बीम का समेशन ही तो है ये कंटिन्यूअस बीम, है ना। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों फिक्स बीम का ये समेशन है, तो इस पे मान लो कि कुछ भी लोडिंग हो रहा होगा। ठीक है, और इस पे कुछ अलग लोडिंग हो रहा होगा, इसका लेंथ कुछ अलग होगा, इसका लेंथ कुछ अलग होगा। तो इसके लोडिंग के वजह से यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा एम ए, उसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे। एम बी कुछ आएगा, है ना, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका वैल्यू। अब इस पे जो लोडिंग हो रहा होगा, इसके वजह से एम बी यहाँ पे इस लोडिंग की वजह से एम बी यहाँ पे कुछ आएगा और एम सी यहाँ पे कुछ आएगा। हम लोग अभी डायरेक्टली बोल देते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन के लिए, क्लैपेरॉन इक्वेशन सॉल्व करके, कि एम बी एक ही वैल्यू है जो यहाँ पे है ना। उसको निगेटिव दिखा देते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो अपना ये है अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से दिख रहा है कि एम बी ये अलग आएगा, यहाँ पे एम बी अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है हम लोग ऐसा अगर इसको ड्रॉ करते हैं, तो एम बी यहाँ पे इसके लोडिंग की वजह से कुछ अलग वैल्यू आएगा, और यहाँ पे लोडिंग हो रही है तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग, यहाँ पे एक अलग वैल्यू, यहाँ पे एक अलग वैल्यू, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, होता ये है कि जो ये ये इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है, ये जैसे ही यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू, तो ये अपने आप में बैलेंस कर लेता है ना, कुछ बैलेंस कर लेता है। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, या कुछ भी है, तो वो एक अपने में कंपेंसेट करता है, कुछ इसको मूवमेंट देता है, कुछ इसको अपने आप में ले लेता है ना।
तो इससे करके ये बराबर कर लेता है, ठीक है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस बीच में, वो ऑटोमेटिक होता है, वो मतलब हम लोग को नहीं करना होता, बीम नेचुरली कर लेता है ना। कैसे नेचुरली फिक्स एंड पे नेचुरली मोमेंट आ जाता है अगर इसको फिक्स करके बनाए हुए हो तो। उसी तरह यहाँ पे नेचुरली ये क्या होता है कि यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आया मोमेंट का, यहाँ पे कुछ अलग आया, ये अनबैलेंस हो जाता है। हो सकता है उसके वजह से बेंडिंग शुरू हो जाए, है ना, ये टेढ़ा हो जाए सपोर्ट, तो वो नेचुरली एक दूसरे में मोमेंट बांट लेता है। तो ये बांटने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता वहां पे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से कि वो कितना बांटता होगा, कैसे बांटता होगा, इसको ये कितना दे देता होगा, खुद अपने पास कितना रखता होगा, है ना, या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। तो जिस फैक्टर के हिसाब से, मतलब आधा मान लो इसको दे दिया, आधा खुद रखा, या ऐसा कर सकता है 1/3 इसको दिया, 1/3 इसको दिया, तो 2/3 अपने आप रखा होगा। तो ये जो फैक्टर है इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो हम लोग को बताते हैं आगे पढ़ना है, इसको निकालना है। अभी ये जानिए कि जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो है इक्वलाइज कर लेगा, एम बी जो है कुछ आ जाएगा, एम ए ये एम बी इधर से कुछ वैल्यू आ जाएगा, इधर से भी कुछ वैल्यू आ जाएगा, वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है इसी को डेरिवेशन करके क्लैपेरॉन जो इक्वेशन जो निकला था उससे मतलब बना हुआ था, जो क्लैपेरॉन इक्वेशन ऐसा कि इसी सोच को बना के तब वो एम बी निकाला हुआ था, ठीक है। अभी है कि यहाँ पे हम बेसिक से पढ़ेंगे कि कितना इसको देगा, कितना इसको लेगा, तब न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। अब है कि इसका मतलब है कि ये प्रोसेस हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक एक्स्ट्रा मोमेंट इधर भी लगा, एक एक्स्ट्रा मोमेंट इधर भी लगा। इस पॉइंट पे एक्चुअली लोडिंग की वजह से कुछ मोमेंट आया, यहाँ पे ये अलग था, ये अलग था। अब चूंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मोमेंट एक्स्ट्रा इधर लगा, एक मोमेंट एक्स्ट्रा इधर लगा, तो कभी भी कोई एक्स्ट्रा मोमेंट कहीं पे भी लगा दो उसका असर दूर तक जाता है, इधर तक भी आएगा मोमेंट कैलकुलेशन में। इधर कुछ लगा होगा तो इसका मोमेंट इधर तक आएगा, है ना। इसे बोलेंगे कैरी ओवर, मतलब यहाँ से कैरी होके, यहाँ से ढुला के, कैरी करना क्या ना, ढोना, यहाँ से मोमेंट ढुला के यहाँ तक आएगा, ये इसको इन्फ्लुएंस कर जाएगा। एम में कुछ वैल्यू रहा होगा, इसको इन्फ्लुएंस करके वो कुछ और हो जाएगा। मान लो कि कुछ प्लस यहाँ से आ रहा है तो ऐड होके, पहले मान लो पहले कुछ रहा होगा वैल्यू तो उसमें ऐड हो जाएगा, एम ए भी चेंज। यहाँ पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहा होगा तो उसका इन्फ्लुएंस होके इधर भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली एमसी कुछ और रहा होगा लोडिंग की वजह से जो कैलकुलेट किए होंगे, तो वो चेंज होके अब इसका जो असर हो लेके वो ऐड करके ये कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके बनाएंगे हम। यहाँ पे एक बीम ये बीम चूज करेंगे, इसके लोडिंग की वजह से जो मोमेंट आएगा वो लिख देंगे दोनों। यहाँ पे ये चूज करेंगे, इसके लोडिंग की वजह से जो मोमेंट आएगा वो लिख देंगे। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने में कुछ एक्स्ट्रा मोमेंट जो इधर लगा उसका असर देखेंगे कि इधर किधर गया, और इसका मोमेंट देखेंगे कि इधर कितना गया, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना गया, और ये एमसी कितना चेंज हो गया, एमए कितना चेंज हो गया। अब जो वैल्यू आएगा वो फाइनल एमए होगा, फाइनल एमसी होगा, फाइनल एमबी होगा, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको अगर हाथ से बनाओगे तो ये बहुत आसान होता है, बहुत कोई टफ चीज नहीं होता है ना। तुरंत ये देख लो कि हाँ कितना बैलेंस हो रहा है, अनबैलेंस करके वो बना दिया जाता है। इसलिए पहले जब कैलकुलेटर खुद से लोग कैलकुलेट करते थे, है ना, कॉपी पेन से, तो ये मेथड जो है यूज किया जाता था। इसमें टेबल बनाते हैं कि यहाँ पे एमए इतना, एमबी इतना, एमसी इतना, कितना बैलेंस हो रहा है, इधर कितना जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 2-3 लाइन या बहुत बड़ा बीम हुआ तो 4-5 इसमें स्टेप में वो खत्म हो जाता था, बन जाता था। तो ये जो है इसका जो पूरा तमाशा होता था कि ए निकालिए, एक्स नॉट निकालिए इस इक्वेशन में, क्लैपेरॉन वाले में, तो ये सब ये जो टाइम टेकिंग था वो खत्म हो जाता है। तुरंत ही अपने में जो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो करके हम लोग निकाल लेते हैं। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कुछ वैल्यू मान लो कि यहाँ पे जो है एक कोई लोडिंग रहा होगा, उसकी वजह से वहाँ पे यहाँ पे जो मोमेंट आया वो मान लो कि 8 किलो न्यूटन था, 8 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे होता है ना, तो निगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि यही लोडिंग इसी लोडिंग की वजह से हो रहा है तो एमबी भी सेम ही होता है। मान लो कि अगर यूडीएल होगा, ये यूडीएल है, तो यूडीएल की वजह से तो दोनों तरफ बराबर ही ना मोमेंट आता है। तो यहाँ भी 8 हो रहा है तो यहाँ भी 8 ही होगा, 8 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये जो है ऐसा ये निगेटिव लिए हो तो इसको डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉजिटिव लेना होगा। इधर से अगर देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि हम अगर इधर से देख रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये निगेटिव लेते हैं हम लोग इसको, और ये ऐसे ही सोचते हुए आगे तक चले जाओ तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया,
है ना, तो इसको प्लस लेना होगा, ठीक है। या यूं कहो कि इस मेथड में इस तरह से हम लोग मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोडिंग की वजह से इस जगह पे मोमेंट आया -8, इस जगह पे आया +8, यूडीएल था मान लो, उसकी वजह से दोनों जगह सेम ही आया। और यहाँ पे जो था वो वैल्यू आया मान लो कि कुछ 20 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन मीटर आया, मान लेते हैं कुछ लोडिंग था उसकी वजह से ये वैल्यू आया, और यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन मीटर आया, ठीक है। इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट ऐसे लगता है तो इसका साइन ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस, और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है तो ये प्लस। यहाँ पे भी इसलिए माइनस लिए थे क्योंकि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था। एक ही साथ सोच रहे हैं अभी इस मेथड में, हम एक ही साथ रेगुलर सोच रहे हैं, ये माइनस ये प्लस, फिर यहाँ पे ये इस वाले बीम में ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे 8 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, अनबैलेंस कितना होगा, अनबैलेंस इक्वल टू हो गया -20 + 8 इक्वल टू -12, है ना, -12 अनबैलेंस हो गया। इसको ये बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए इक्वल टू +12 लगाएगा, बैलेंस करने के लिए +12 लगाएगा, और +12 में इसको कितना देगा, इसको कितने देगा, ये जो है बहुत सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी बस ये जानिए कि डालता है इधर कुछ इधर, तो ये हो सकता है कि +12 में 6 इसको दे दे, 6 खुद रख ले, +6 इसको दे देगा तो 8 6 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, है ना। अब +6 इसको दे देगा तो -20 आप +6 कितना हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। तो ये भी 14 +14, ये -14, ठीक है। तो एम बी बराबर बराबर हो गया दोनों तरफ, यहाँ भी यहाँ +14 इधर -14, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। अगर आधा आधा देगा, अब मान लो कि ये देगा 1/3, इधर 1/3 दे दिया, इधर 2/3 दे दिया, तो 12 का 1/3 कितना होगा, 4, इधर +4, 8 4 ये 12 हो जाएगा, है ना। इधर 2/3 देगा तो 12 का 2/3 कितना होगा, 3 से 12 कटेगा, 4 बार में, और 2 चौके 8, तो इधर 8 देना होगा, तो इधर -20 और +8 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। हाँ, तो यहाँ पे +12 और यहाँ -12, तो ये भी बैलेंस हो गया, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर दो, इधर 1/4 दे दो और इधर 3/4 दे दो। तो इधर 1/4 देंगे तो कितना देना होगा, 12 का 1/4 3, 8 3 यहाँ पे 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे याद रखो इधर 11 हो गया, इसका 3/4 देना होगा 12 का, तो 12 गुना 3/4 कितना होगा, 9, तो -20 और +9 कितना हो जाएगा, -11। तो यहाँ पे +11, यहाँ पे -11, तभी बैलेंस हो गया, हुआ ना। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, हाफ हाफ वाला भी पहले तो हाफ ही हाफ लिए थे कि हाफ हाफ बांट सकता है, 1/3 2/3 बांट सकता है, 1/4 3/4 बांट सकता है ना। तो ये कितने रेशियो में बांटेगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये रेशियो दिख रहा है यही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने रेशियो, ये डिपेंड करता है इधर का बीम कैसा है, इधर का बीम कैसा है ना, इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, ये सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ये जान लीजिए कि किसी एक रेशियो में, किसी भी रेशियो में इधर कुछ इधर बांट लेगा, कुछ इधर बांट लेगा करके ये बैलेंस कर लेगा, है ना। मान लो कि ये 1/3 वाला केस था, तो 20 का 12 का 1/3 जो हुआ 4 हुआ, तो ये प्लस इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये भी 12 हो गया, और इसको जो है इसको 2/3 दिया तो ये हो गया कितना, 8 हो गया ना। इसको 8 देना होगा तो ये प्लस इसको 8 दे दिया तो ये भी -12 हो गया ना। तो इधर भी अपना +12, इधर भी अपना -12, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन ये बैलेंस करने के प्रोसेस में क्या हुआ, इधर तरफ हम लोग को एक्स्ट्रा लगा लोड कितना का, 4 वाला, 4 किलो न्यूटन मीटर का, इधर कितना एक्स्ट्रा लगा, +8 का, है ना। तो इधर +4 जो है कोई लोडिंग वोडिंग नहीं हुआ, सिर्फ ऐसे ही एक धक्का लगेगा एकाएक बैलेंस करने के चक्कर में। ये जो ज्वाइंट है, एक बैग इस साइड एक धक्का लगाएगा +4 का बैलेंस करने के लिए, +12 बनाने के लिए, है ना। एक एक्स्ट्रा लोडिंग होगा तो उसका असर यहाँ तक आएगा, तो वो कितना आएगा, मान लो कि इसका असर आके यहाँ पे ये 4 जो है, यहाँ इसका असर हो गया कि हाफ असर होता है, मतलब 4/2 असर हो जाता है, तो ठीक है, ये समझ रहे हो। इसका यहाँ पे प्लस एक्स्ट्रा 4 लगेगा तो उसका असर यहाँ तक आएगा, कितना असर होगा, उसे बोलते हैं कैरी ओवर फैक्टर।
कैरी ओवर फैक्टर भी बीम के ही साइज और इसके स्टाइल पे कि कैसा इसका सपोर्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो मान लो कि ये फिक्स्ड है, हर कुछ है और उसका कैरी ओवर फैक्टर आधा आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ मूवमेंट लगेगा तो इसका अधिया इधर असर आएगा। तो 4 लगा था एक्स्ट्रा, इसका अधिया इधर असर आएगा, तो कितना होगा 4/2 इधर ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। तो +2 ऐड हो जाएगा, तो -8 और +2 ये कितना हो जाएगा -6, -6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इधर कितना एक्स्ट्रा ऐड आया था, इधर +8 ऐड आया था, है ना, एक्स्ट्रा लगाया गया, कोई लोडिंग वोडिंग नहीं हुआ। एक बैग जो है ये बैलेंस करने के चक्कर में इधर एक्स्ट्रा मोमेंट दे दिया, है ना। इधर -12 ये लगाया उसने, तो इसका असर जो है -12 की +12, सॉरी +8 लगाया, -12 तो फाइनल हुआ ना, +8 इधर लगाया था, +4 इधर लगाया था ना, यही था ना, +4 एक्स्ट्रा इधर लगाया था, +8 इधर एक्स्ट्रा लगाया था। तो +8 का असर इधर तक आएगा, यहाँ तक, है ना। तो ये +8 असर इसमें आएगा, मान लो कि आधा असर आता है, हाफ असर आता है, 8/4 वो 8/2 = +4 होगा। MC पहले से कितना था 20 था, है ना। तो यहाँ पे ये +4 ऐड होगा, 20 पहले से था, ये 24 हो जाएगा, 24 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे -6 आया, यहाँ पे +24 आया, और इधर जो है 12, इधर भी 12, तो ये फाइनली बना है, ठीक है। तो बहुत टफ ये भी नहीं होता है, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पता चल जाए कि कितने फैक्टर में इधर इधर बांटता है, और दूसरा ये पता चल जाए कि इसका असर इधर कितना जाता है, और इसका कोई नया लगेगा तो इसका असर कितना जाएगा, तो ये पता चल जाए तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता है ना, तुरंत तुरंत बन जाता है, ये बहुत ईजी मेथड है। और ये बहुत पहले यूज़ होता था जब लोग हाथ कॉपी से पेन से यूज़ करते थे, कोई सॉफ्टवेयर कोई ये सब नहीं था, है ना, मशीन वगैरह। तो इसमें यही पढ़ना है, इस पूरे यूनिट में हम लोग को यही पढ़ना होगा कि जो भी बीम होगा, जो भी कोई भी कंटिन्यूअस बीम होगा उसको तोड़ देंगे पार्ट पार्ट में। इसके वजह से इस बीम के में जो लोडिंग हो रहा है उसके से मूवमेंट आएगा वो सब लिख देंगे, इस बीम में जो लोडिंग हो रहा है उसके से मूवमेंट आएगा वो लिख देंगे अलग अलग। यहाँ पे देखेंगे अनबैलेंस कितना है वो लिख देंगे, जैसे -12 है तो वो लिख दिए, तो बैलेंस करने के लिए +12 का कुछ पार्ट उधर लगेगा, +12 का कुछ पार्ट इधर लगेगा, तो इधर ऐड करके लिख देंगे, जोड़ के जितना आएगा फाइनल वो हो जाएगा, इधर ऐड करके लिख देंगे वो फाइनल हो जाएगा, यहाँ फाइनल हो गया। लेकिन जितना ऐड किए, जैसे मान लो यहाँ +4 ऐड किए, उसका असर इधर तक भी होगा, जितना असर होगा वो भी ऐड करके इसमें लिख देंगे। फिर इधर जितना एक्स्ट्रा ऐड किए थे, मतलब यहाँ +8 ऐड किए थे, इसका असर इधर कितना होगा वो ऐड करके इसमें जो एक्चुअल पहले 20 था यहाँ पे, तो वो ऐड करके ये भी लिख देंगे, तो ये भी फाइनल हो जाएगा। तो इस तरह से करके इसको बनाते हैं, कॉन्सेप्ट यही है इसका, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बताइए आप लोग, कोई बात नहीं समझ में आई होगी या कुछ भी, बोलो कोई आदमी, ये समझ में आ गया है ना। अब इसमें जो है हम लोग आगे देखेंगे यही कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा, कैरी ओवर फैक्टर कितना होगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि बनाते ऐसे ही है। अभी हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, बस ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम लोग पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे अभी कैरी ओवर फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये सब पढ़ेंगे। इसमें इस बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, और लोग बताइए। ठीक, चलिए।